हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं द आर्म एक्ट ऑफ 1959। ठीक है। सो जो आर्म एक्ट है वो है रिलेटेड आपकी फायर आर्म से एंड फोरेंसिक बैलिस्टिक से। तो ये कब इनैक्ट हुआ था? 1959 में। जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आर्म एक्ट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके। सो क्लास शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, जो नेट की क्लासेस हैं, नेट 2022 पेपर टू फॉरेंसिक साइंस, तो इसकी जो बैचेस हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं। ओके। डिफरेंट टाइप के कोर्स हमारे ऑफिशियल ऐप में अवेलेबल हैं। सो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिनमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विथ लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी। ठीक है। अगर आपने कोई लाइव लेक्चर मिस कर दिया है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगा। सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिलेगा जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सारे ऑफिशियल एक्सक्लूसिव जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको उस कोर्स में मिलेंगे। सो अभी तक आपने कुछ भी जो भी मिस किया हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे ऑफिशियल ऐप में उस कोर्स में मिल जाएगा। सो अगर आपने कोई भी स्मॉल डिटेल्स मिस करी हैं तो आप कोर्स जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा। ओके। सो कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है? वीडियो लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स, MCQs। सो ये तो हो गया कंप्लीट कोर्स। सो कंप्लीट कोर्स में सारा कुछ अवेलेबल है। जो स्टडी मटेरियल कोर्स है, तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको 10 यूनिट्स के PDF स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर अलॉन्ग विथ टेस्ट। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिट्स के MCQs मिलेंगे एंड ओवरऑल MCQs मिलेंगे जैसे कि आपके नेट के एग्ज़ाम में होते हैं, और ये आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं ये सारे के सारे टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सिर्फ टेस्ट चाहिए तो उससे भी आप अलग से कोर्स एज अ कोर्स ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप में। ओके। सो फाइन। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं द आर्म एक्ट ऑफ 1959। सो द आर्म एक्ट 1959 क्या कहता है? जो आर्म्स एक्ट है 1959, इट रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू द परचेज एंड पोजेशन, प्रोडक्शन, स्केल, ट्रांसमिशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो मैंने क्या बोला? आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ठीक है। आर्म्स मतलब क्या? आर्म्स मतलब आपके जितने भी तरीके के गन्स हैं। ठीक है। एम्यूनेशन मतलब आपकी बुलेट्स। ओके। सो आर्म्स मतलब बंदूकें एंड बुलेट्स। सो जितने भी तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चाहे वो कंट्री मेड फायर आर्म ही क्यों ना हो। कंट्री मेड फायर आर्म मतलब जो लोकल फायर आर्म बनाने वाले होते हैं, इलीगल फायर आर्म्स जो बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्री मेड। ठीक है। जिनका कोई सेट एक स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो इन जनरल चीज़ों को यूज़ करके दे क्रिएट अ फायर आर्म। सो जितने भी तरीके के फायर आर्म्स होते हैं, जितने भी तरीके के आर्म्स होते हैं एंड एम्यूनेशन, सो ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है मैटर्स रिलेटेड टू द परचेज, आपके बंदूकों का परचेज या बुलेट्स का परचेज, पोजेशन। अगर मैंने रखा हुआ है अपने पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 गन है, मेरे पास 24 एम्यूनेशन है या 24 बुलेट्स हैं, सो वो पोजेशन। सो अगर मैं परचेज कर रही हूँ, अगर मैं पजेस करके भी रख रही हूँ, इफ़ दोज आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आर इन माई पोजेशन, तो भी इसी एक्ट के अंदर कवर होगा। प्रोडक्शन, सो मैं प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती। सेल, मैं मार्केट भी नहीं कर सकती, सेल भी नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्टेशन, मैं एक जगह से दूसरी जगह भेज भी नहीं सकती, ना तो इम्पोर्ट किया जा सकता है ना तो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और अगर कोई भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो वो सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पे कवर होगी। ठीक है। सो द फायर आर्म एक्ट बोल दिया मैंने। द आर्म एक्ट 1959 रेगुलेट्स द मैटर रिलेटेड टू द परचेज, पहला परचेज, पोजेशन, प्रोडक्शन, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ों से जो भी मैटर है वो डील करेगा द आर्म एक्ट 1959। इसके अलावा इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड वेपन्स। सो ये जो एक्ट है ये उन प्रोहिबिटेड वेपन्स के बारे में भी बताता है जो कि प्रोहिबिटेड है, यूज़ नहीं किए जा सकते। आप किसी भी सूरत में उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आप लीगली बाउंड हो एंड आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। सो ये जो प्रोहिबिटेड वेपन्स जो हमने कैटेगरी बनाई प्रोहिबिटेड वेपन्स की, वो भी द आर्म एक्ट 1959 में कवर होगा। ठीक है। इट डिफाइंस पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड वेपन्स।
पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड वेपन्स एंड एम्यूनेशन। देखो वेपन के साथ साथ हम एम्यूनेशन से भी डील कर रहे हैं, ठीक है। वेपन्स के साथ साथ हम किससे डील कर रहे हैं, वेपन्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। तो हम गन्स को भी इंक्लूड करेंगे, हम बुलेट्स को भी इंक्लूड करेंगे एंड लिमिट देयर यूज, ठीक है। उनकी यूज को भी लिमिट करना है एंड प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ पेनाल्टीज फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रोविजन, ठीक है। तो हमें पेनाल्टीज भी बतानी है कि अगर प्रोहिबिटेड वेपन्स किसी के पास मिले तो क्या पेनाल्टीज लगेंगी, कौन कौन सी पनिशमेंट उस पर्सन पे लगने वाली है, ठीक है। सो वो पर्सन कौन कौन सी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। सो अगर ये कोड ब्रीच होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल XYZ जो गन है वो प्रोहिबिटेड है एंड वो मेरे पोजेशन में है या मैंने रखी हुई या फिर मैं सेल परचेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हूँ, तो एक तो ये आर्म एक्ट 1959 के अंदर प्रोहिबिटेड है। अगर मैंने इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की तो मैं लायबल होंगी फाइन एंड पनिशमेंट के। सो ये फाइन और ये पनिशमेंट द आर्म एक्ट 1959 बताता है, ठीक है, अगर मैंने ये कोड ब्रीच किया तो। अब ये जानना है व्हाट इज आर्म एक्ट 1959। सो जो 1959 वेपन एक्ट है इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वेपन एक्ट और आर्म एक्ट, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ फायर आर्म ही नहीं, जितने भी वेपन्स होंगे वो द आर्म एक्ट 1959 के अंदर इंक्लूड होगा। अब जैसे कि मैंने बोला इट इज़ एन एक्ट, तो ये क्या होता है, एक पार्लियामेंट का एक्ट है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स इशू रिलेटिंग टू द एक्विजिशन, जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा, एक्विजिशन, ओनरशिप, प्रोडक्शन, सेलिंग, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड एम्यूनेशन एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। अब आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों के पास लाइसेंस वाली बंदूकें होती है या लाइसेंस्ड फायर आर्म्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लाइसेंस मिलते हैं एंड देन दे कैन हैव गन्स और फायर आर्म्स विद देम। तो ये सारी चीज़ें भी द आर्म एक्ट 1959 के अंदर कवर होंगी, ठीक है। सो ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है, इंडियन पार्लियामेंट का एक एक्ट है 1959 वेपन एक्ट और आर्म्स एक्ट, which controls issues related to acquisition, ownership, production, selling, transport, import, export of weapon and ammunition, ठीक। It also helps government officials covering concerning the matter of exercise exercise powders, हाँ एक्सरसाइज पाउडर्स। सो ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है। इट लेज डाउन लाइक एनी अदर सब्सटेंशियल लॉ, जैसे कि हमारे पास CRPC है, IPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, वैसे ही ये एक एक्ट है, ठीक है। द पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट एसोसिएटेड विद द वायलेशन ऑफ द लॉज रिलेटिंग टू द एक्ट। अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है लॉ का एंड या फिर जो भी एसोसिएटेड है इन सारी चीज़ों से कोई भी एसोसिएटेड कोई एक्ट है, अगर वो ब्रीच हो रही है तो पनिशमेंट हमें, जब भी कोई भी पर्सन वायलेट करेगा इन लॉज को तो जो भी पनिशमेंट होने वाली है वो भी ये एक्ट इंक्लूड करता है, ठीक है। दिस एक्ट डिटर्स मेनी इंडियंस फॉर possessing guns to prevent any other future possibility of an civilian rebellion। सो आपने एक मूवी देखी होगी हु किल्ड जेसिका, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले देखी थी। सो उसमें बेसिक यही ही ओवरऑल केस है कि एक पर्सन ने, जो गर्ल होती है जिसका नाम होता है जेसिका, उसको शूट कर देता है वो पर्सन एंड उस पर्सन के पास कोई पोजेशन नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता फायर आर्म रखने का। सो इससे ही हमें कंट्रोल करना है, हमें कोशिश करनी है कि लोगों के पास फायर आर्म्स ना हो, जिसकी वजह से सिविलियन रिबेलियन या फिर एंगर में या फिर किसी भी एंगर या फिर किसी भी तरीके के रेज में या फिर एंगर में या फिर किसी को किसी से बदला लेना है, तो इन सारी सिचुएशंस में फायर आर्म्स का इस्तेमाल ना हो या फिर किसी भी तरीके का वेपन का इस्तेमाल ना हो एंड हम एक हारमोनी एंड पीस मेंटेन करें सोसाइटी में। अब अगर हम हिस्ट्री और बैकग्राउंड देखते हैं द आर्म एक्ट 1959 की, सो ये जो एक्ट है, दिस एक्ट हिस्ट्री डेट्स बैक टू द colonial टाइम्स। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश पीपल वेयर टेरिफाइड बाय इंडियंस आफ्टर रिबेलियन ऑफ 1857। सो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक वेव आई थी जिसमें जितने भी हमारे वीर योद्धा थे या फिर जब रानी लक्ष्मीबाई की आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो वो रिबेलियन 1857 था, जिसमें एक वेव शुरू हुई थी कि अब हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को भगाना है। अनफॉर्चुनेटली वो
इंडिपेंडेंस तक पहुंच नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, बट जो रिबेलियन हुआ था 1857 के बाद, सो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे ये सोच के कि अब जो इंडियंस हैं वो रेबेलियंस हो गए हैं, अब उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, ये सारी चीज़ों को सोच के। सो दे फाउंड दैट इंडियंस विद वेपन्स वेर अ थ्रेट टू देयर रूल इन द रीजन। सो उन्हें लगा कि अगर इंडियंस के पास वेपन्स होंगे तो उनके लिए ये थ्रेट है। So, to dismiss the likelihood of another mass rebellion, they implemented the Indian Weapon Act 1878. तो उन्होंने क्या किया कि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन ना देखनी पड़े तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, इंडियन वेपन एक्ट 1878। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विदाउट प्रायर अप्रूवल और प्रायर लाइसेंस, नो इंडियन वॉज परमिटेड टू होल्ड आर्म्स। सो ये जो उन्होंने लॉ बनाया था अपने फ़ायदे के लिए, इस लॉ में क्या कहा गया कि कोई भी इंडियन बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के किसी भी तरीके के वेपन का पोजेशन नहीं कर सकता। Okay, so during this time, during the tenure of Lord Lytton, this rule was enacted and adopted. तो तब ये enact हुआ, adopt हुआ, ठीक है। All Europeans were exempted for this act, while strict controls and penalties were imposed on Indians who had some form of arms. तो जो ब्रिटिशर्स थे या जो यूरोपियंस थे उनको इस एक्ट में कवर नहीं किया गया, स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए था कि अगर इंडियंस के पास किसी भी तरीके के वेपन्स मिलते हैं तो उनके खिलाफ पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स होती थी। महात्मा गांधी एंड अदर नेशनल लीडर्स वेर फर्मली opposed to this. He said among the many misdeeds of British rule, history will consider the act of depriving an entire nation of arms as the backest. तो ये सारी चीज़ें कुछ उस समय में हुई थी, वो है बिकॉज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स लाइक अ स्टोरी, तो हम पढ़ लेते हैं। द इंडियन वेपन एक्ट 1978 आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज रिप्लेस्ड बाय द आर्म्स एक्ट। सो इसी एक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया द आर्म एक्ट से, विच केम इन टू फोर्स इन October 1, 1962। ठीक है। इट वॉज देन आइडेंटिफाइड दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू enable law-abiding citizens to possess and use firearms under certain circumstances। तो फिर हम तब ये बोला गया कि कुछ certain circumstances पे जो इंडियन सिटीजन्स है they can have the possession and they can have the firearms under special and certain circumstances. The act does come into force, therefore, although the Arms Act 1959, the freedom to keep and bear arms was not made a constitutional right, but was accepted as a civil right. देखो ये constitutional right नहीं है किसी भी तरीके का weapon रखना या firearm रखना, but ये एक civil right है. If you need it under certain circumstances, so you can have it. ठीक है। जो मेन प्रोविजंस हैं अंडर दिस एक्ट वो क्या क्या है? सो जो मेन प्रोविजंस हैं वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, जितने भी डेंजरस वेपन्स है जो कि मिलिट्री मॉडल्स होते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर सिविलियंस। ठीक है। ओके। An act of consolidated and amend the weapon of ammunition rule. It seeks to reduce the circulation of illicit weapons and the crimes that rises from them. So जितने भी illicit weapons लोगों के पास होंगे तो उतने ज़्यादा ही क्राइम बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर देखी होगी सबने, है ना। तो जितने ईजिली अवेलेबल वेपन्स होंगे लोगों के पास उतने ही ज़्यादा क्राइम बढ़ेंगे एंड हम एक हारमोनी पीस मेंटेन नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। सो जो मेन प्रोविजन है द आर्म एक्ट 1959 की वो क्या है, दैट द डेंजरस वेपन ऑफ मिलिट्री मॉडल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सिविलियंस। सो मुझे मशीन गन नहीं मिल सकती मेरे प्रोटेक्शन के लिए इफ़ आई नीड फायर आर्म, और मेरे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है। NH10 आई थिंक अनुष्का शर्मा की मूवी है, उसमें उसके पास आई गेस वेपन होगा, बहुत सालों पहले देखी थी अगेन मैंने ये मूवी। सो अगर आपके पास पोजेशन, अगर आपके पास सारे के सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप फायर आर्म रख सकते हैं, तो भी आपको कोई मिलिट्री मॉडल्स की गन्स या मशीन गन्स नहीं मिलेंगी, ऑटोमेटेड गन्स नहीं मिलेंगी। ठीक है। द एक्ट अलाउज गन फॉर सेल्फ डिफेंस, जैसे कि मैंने कहा ये सेल्फ डिफेंस के लिए मिलती है, टू रिड्यूस टू लाइक इट गिव्स दी सिक्योरिटी। अगर आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस है तो सेल्फ डिफेंस के लिए मिलेगी अंडर लाइसेंस। अकॉर्डिंग टू द रूल, नो पर्सन कैन एक्वायर और possess any weapons. No person can acquire and possess any weapons or ammunition unless he or she has a license issued under provisions of this act.
ठीक है भाई। सो बिना लाइसेंस के ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। द वेपन्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस आर ईजिली मेड अवेलेबल बेस्ड ऑन द परमिट्स। अगर आपको चाहिए ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, सो परमिट के बेसिस पे आपको फायर आर्म्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे। देन वी हैव फ्यू प्रोहिबिशंस। ठीक है, सो प्रोहिबिशंस एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि द आर्म एक्ट 1959 के अंदर आते हैं। वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन सम अदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड जॉइनिंग अस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप जो आज हमने पढ़ा है टॉपिक वो आप सभी को समझ में आया होगा। द आर्म एक्ट 1959। जितने भी बच्चे अपकमिंग नेट फॉरेंसिक साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन जॉइन आवर कोर्स विच इज़ देयर इन दी ऑफिशियल ऐप। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर।